तो आज हम डिस्कस करेंगे बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 1 है टू स्प्रिंग्स हैव देयर रिस्पेक्टिव फोर्स कांस्टेंट्स K1 and K2 both are stretched till their elastic potential energies are equal. If the stretching forces are F1 and F2, find F1 by F2 का रेशियो। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्प्रिंग की इक्वल है, दैट इज U1 दिया हुआ है क्वेश्चन में U2 के बराबर। तो U1 U2 बराबर दे रखे हैं पोटेंशियल एनर्जीज। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग हम जानते हैं हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब हमें फोर्स के टर्म में निकालना है, फोर्स के टर्म में लिखना है और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में लिखना है। हमें एक्स वेरिएबल हटाना है, रिमूव करना है। तो एक्स वेरिएबल कैसे हटेगा? एक्स वेरिएबल के बारे में हम लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी हम जानते हैं के इंटू एक्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है नेचुरल लेंथ से वो बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाई के। स्प्रिंग फोर्स अगर हम लेट्स से एफ कह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास वो रिलेशन आ जाएगा एफ और के में। तो ये बना कुछ इस तरह से, दैट इज न्यूमरेटर में आएगा एफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक के स्क्वायर, के को काटेगा तो डिवाइडेड बाई 2k बन गया। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है पहले वाले स्प्रिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ F1 F2 जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इज इक्वल टू ये रहा F1 स्क्वायर बाई 2k1 एंड सिमिलर वे में सेकेंड वाले के लिए F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बन गया 2k2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करता है तो F1 बाई F2 का रेशियो चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F1 स्क्वायर बाई F2 स्क्वायर बन गया हमारे पास इज इक्वल टू K1 बाई K2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F1 बाई F2 जो आएगा वो हमारा निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ K1 डिवाइडेड बाई K2। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है दो स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट्स से के दिया हुआ है। तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है तो एक्स इक्वल टू एफ बाई के हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स हटाना था एफ बाई के कर दिए तो यहाँ से एफ स्क्वायर बाई 2k आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गिवन थी तो F1 स्क्वायर बाई 2k1 F2 स्क्वायर बाई 2k2। यहाँ से F1 स्क्वायर बाई F2 स्क्वायर K1 बाई K2 आया तो F1 बाई F2 की वैल्यू आ गई रूट K1 बाई K2। ये हमारा आंसर रहा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा है अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर। If work done in this process is W, find out the work done in further stretching it by 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक स्प्रिंग है, लेट्स से ये हमारी स्प्रिंग रही, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। अब इस नेचुरल लेंथ से हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है लेट्स से 1 सेंटीमीटर। तो हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के हमने एफ आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया है जिसके कारण इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर दिया है और इस प्रोसेस में वर्क W हुआ है। W कैसे होगा? W के लिए हम बोल सकते हैं नेचुरल लेंथ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। ये आपका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो वर्क डन W हुआ। तो हम बोल सकते हैं इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर कह दिया जा सकता है। तो यह आया हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया नहीं है उसे k इसी टर्म में हम ले लेते हैं तो k इंटू एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। इसको ऐसे रखते हैं ताकि हम वर्क जो निकालेंगे वो आपको W के फ्रैक्शन में आएगा। तो 1 सेंटीमीटर चाहे मीटर कन्वर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लेट्स से K बाय 2 निकल के आ गया। अब वर्क कभी भी हम बात करें इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हम जानते हैं वर्क डन, यहाँ वर्क बात होती है बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अलोंग द लेट्स से डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो वर्क निकालने का बेस्ट तरीका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात करना। तो
इस प्रोसेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो वर्क डन हम कह सकते हैं लेट्स से इस फोर्स के द्वारा कितना होगा, W जो दिया हुआ है इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस U1। U2 है k/2 और U1 नेचुरल लेंथ पे 0, तो यहाँ से W आ गया हमारे पास k/2 करके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग इट बाय 1 सेंटीमीटर। अब इस पोजीशन 2 से पोजीशन बोला गया है लेट्स से इस पोजीशन लाने के लिए दैट इज फर्दर 1 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करना हो, लेट्स से यहाँ तक का और 1 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग, मतलब हम जितना भी स्ट्रेचिंग मेजर करते हैं वो नेचुरल लेंथ से करते हैं। तो लेट्स से कहा जा सकता है इस पोजीशन पे x2 जो होगा वो 1 + 1 हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ से। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस थर्ड पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो बन जाएगी हाफ ऑफ k इंटू एक्स की बात करें तो डेट इज योर 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे अपना बन गया 4k/2 इज 2k। तो इस थर्ड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया 2k। अब यहाँ पे बोला गया है वर्क बताइए, फाइंड आउट द वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग। तो इस थर्ड से 2 तक लाने के लिए और कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो लेट्स से ये वर्क हमें पूछा गया है, इस वर्क W डैश की बात करनी है। तो ये वर्क W डैश हम लिख सकते हैं चेंज इन फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डेल्टा U बात करें दैट इज फाइनल हो गया U3 और इनिशियल पोजीशन था ये U2 वाला। U3 की हम बोल सकते हैं लेट्स से आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है 2k और U2 जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी k/2, तो ये निकल के आया हमारे पास लेट्स से 3k/2 करके, जहाँ पे हमने k/2 को W बोला है, तो यहाँ पे k/2 W है तो ये आया 3 टाइम्स W। तो हमें 3 टाइम्स W वर्क करना पड़ेगा इन फर्दर स्ट्रेचिंग इट बाय 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये रहा, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब बोला है 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पे W वर्क हुआ, तो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच जब होगा एक्सटर्नल फोर्स आगे लगते हुए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², जहाँ x है 1 तो ये आया निकल के k/2। अब बोला है इसे और 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से है ना फर्स्ट से सेकंड पोजीशन लाने के लिए W मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो U2 माइनस U1, U2 है k/2, U1 है 0, तो W आ गया k/2। अब बात हो रही है 2 से 3 और 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना होगा। तो 2 पे पोटेंशियल एनर्जी पता है, 3 पे पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ से 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हाफ के 2 स्क्वायर करेंगे तो 2k, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क हो गया अपना U3 माइनस U2 दैट इज 2k माइनस k/2 कर दिया जाए तो 3k/2 दैट इज 3W। मतलब यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन लाने के लिए हमें 3W वर्क और करना पड़ेगा। ये 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 है 20 न्यूटन स्टोन falls accidentally from a height of 4 meter to a spring of stiffness constant मतलब spring constant 1960 Newton per meter. Write down the equation to find out maximum compression xm of the spring. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 9.8 इंटू लेट्स से 2000 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, 9.8 इंटू 2 आपका 19.6 हो जाता है। तो उसको देखते हुए हम इस मास के लिए ना ये जो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन करके इसका वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ द बॉडी क्वेश्चन में गिवन है 20 न्यूटन। और ये बोला गया है ये जो स्टोन है जिसका मास m है, लेट्स से हम इस बॉडी का मास m कह रहे हैं, तो ये जो स्टोन है ये स्टोन आपका फॉल कर रहा है, ये m मास का स्टोन लेट्स से फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो ये 4 मीटर की हाइट से ये m मास का स्टोन लेट्स से फॉल करते हुए दिखाया जा रहा है। अब ये फॉल करता है टू अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट, नीचे रखा हुआ है एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से, और बोला गया है
इसका स्टिफनेस कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है K बराबर 1960। अब पूछा गया है राइट डाउन द इक्वेशन टू फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जब स्टोन स्प्रिंग पे गिरा होगा तो स्प्रिंग पे फोर्स लगाया होगा, तो पहले इस पोजीशन पे पहुंचा होगा, ये लेट्स से मास है, जस्ट इसके टिप पे पहुंचा होगा। टिप पे पहुंचने पे ये इस मास जो है, अभी तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg, जिसके कारण ये स्प्रिंग नीचे की तरफ कंप्रेस होगा और ये कंप्रेस होते होते एक मैक्सिमम पोजीशन आएगी लेट्स से जहाँ पे ये कंप्रेस हो सकता है। तो मैक्सिमम लेट्स से कंप्रेशन कितना हो सकता है ये हम बात कर रहे हैं, तो ये x मैक्सिमम कंप्रेशन x कह दिया जाए। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स माना हुआ है और स्प्रिंग फोर्स माना हुआ है, तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। सिंस कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी और आपका स्प्रिंग फोर्स, तो ए और बी पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए दैट इज यू ए प्लस के ए को यू बी प्लस के बी लिखते हुए, अब रेफरेंस के तौर पे हम क्या करते हैं, बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह देते हैं। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाए और मैक्सिमम कंप्रेशन पे ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड भी जीरो और इस बी पॉइंट पे फाइनल स्पीड भी जीरो। मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे हम कह सकते हैं आपकी लेट्स से वेलोसिटी जीरो होंगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और बी पॉइंट पे हमने लेट्स से कहा जा सकता है कि आपका स्प्रिंग का लेट्स से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, पर इस मास लेट्स से कहा जा सकता है कि ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और एक्स डिस्टेंस जब स्ट्रेच होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो एज इट इज ड्रॉप्ड, और ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो उस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बस रिलेशन आएगा ग्रेविटी का, क्योंकि ए पॉइंट पे जब है तो स्प्रिंग उस टाइम पे नेचुरल लेंथ पे है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल जो हाइट होगी फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल वो हो जाएगी इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x प्लस 4 करके। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है mg इंटू एच में h हम लिख सकते हैं x प्लस 4। हमें यहाँ पे x का रिलेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व नहीं करनी है, बस उसी इक्वेशन को ही लिखना है। mg जो हो गया वेट क्वेश्चन में गिवन है 20 न्यूटन, तो इस mg की जगह 20 लिख दिए, दिस इज x प्लस 4, और यहाँ पे हाफ ऑफ k की जगह 1960 लिख दिया जाए, तो 1960 का होल्स इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये आया 40 टाइम्स, ये बना हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू, इक्वेशन यहाँ से बना हुआ है 1960 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, दिस इज 1960, अगर मैं इसे कैंसिल करने जाऊं 1960 को 40 से, तो सिंप्लीफाई करके हम देखें इसे तो 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और 4 इसे 196 को कैंसिल करेगा तो 4 4 जा 16, 36 9 जा, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 49 टाइम्स हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व क्या आ गया, 49 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इस x को सिंप्लीफाई करके हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन था, एक बॉडी को 4 मीटर हाइट से एक स्प्रिंग पे गिराया गया विद इनिशियल स्पीड 0 ड्रॉप किया गया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 दिया हुआ है, तो जैसे ये स्प्रिंग पे गिरेगा तो स्प्रिंग पे mg फोर्स नीचे लगाएगा जिसके कारण स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से मीन आएगा और मीन से मैक्सिमम कंप्रेशन जाएगा, तो जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन जाएगा वहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगा बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी लग रहा है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की जाए यू ए प्लस के ए यू बी प्लस के बी, ए और बी आपके रेस्ट पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बी पे हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं लोएस्ट पॉइंट को,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, पर स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग आएगी नेचुरल लेंथ से हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो ए पॉइंट पे जब था तो इस रेफरेंस से x और 4 दैट इज x प्लस 4 ऊपर था, तो mg इंटू एक्स प्लस 4, mg यहाँ 20 न्यूटन बोला है तो mg की वैल्यू 20 है, x प्लस 4 1960 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 40 से कैंसिल करेगा 49, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और मैक्सिमम कंप्लीशन निकाल लीजिए। ये 3 नंबर समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. What is the value of spring constant? सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक ब्लॉक आ रहा है लेट से, और ये स्प्रिंग को लेट से हिट करता है आपका कुछ इस तरह से, तो ये आपका स्प्रिंग रहा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है और ये ब्लॉक आ रहा है लेट से m मास जिसका है, ये किसी स्पीड v से आता है। जब इस स्पीड v से आते हुए ये ब्लॉक m मास का इस स्प्रिंग को हिट करता है, तो यहाँ पे बोला गया है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करके स्प्रिंग को यहाँ पे कह सकते हैं ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करके कुछ अंदर ले जाएगा, और बोला गया है इन मूविंग अ डिस्टेंस x इट्स स्पीड इज हाफ्ड, तो जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके कुछ x डिस्टेंस ले जाएगा, लेट से कंप्रेस करके यहाँ x डिस्टेंस अंदर कंप्रेस करके ले गया और उस पोजीशन पे पहुंच के उसका लेट से स्पीड जो है वो आधा हो गया v/2, तो हमें पता करना है स्प्रिंग कांस्टेंट k कितना होगा। लेट से x डिस्टेंस आधा गया होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो स्पीड v/2 हो गया, तो हम क्या करने वाले, इस पोजीशन A और B पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाले हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो A और B पे क्योंकि फ्रिक्शन जब तक ना बोले आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से काम कर सकते हैं, तो UA प्लस KA को लिख दिया जाए UB प्लस KB करके। अब A पॉइंट पे हम कह सकते हैं, A पॉइंट पे स्प्रिंग का लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, नेचुरल लेंथ है, और A पॉइंट पे ग्रेविटी का पोटेंशियल भी नहीं होगा, और A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और B पॉइंट पे जब कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो स्पीड आधी बोली गई है दैट इज v/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन पे यहाँ से 2 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये बन गया हमारा सिंप्लीफिकेशन पे mv स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस ये बन के आया mv स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हमारा के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, mv स्क्वायर बाई 4 को लेफ्ट साइड ले जाएं तो mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाई 4 ये निकल के आया 3/4 टाइम्स mv स्क्वायर। तो हमसे k पूछा जा रहा था, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेट्स से x स्क्वायर। कंपेयर करें तो ऑप्शन नंबर ए आता दिख रहा है 3mv स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m आ रहा है, v स्पीड से हिट करता है, तो v स्पीड से हिट करने पे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है x डिस्टेंस से, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v/2 हो गई x डिस्टेंस कंप्रेस करने पे। तो ऐसे क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लगाइए कोई भी 2 पॉइंट चूज करके, तो यहाँ एक इनिशियल पॉइंट जब वो नेचुरल लेंथ पे हिट करता है और x डिस्टेंस पे जाके लेट्स से उसकी स्पीड v/2 हो जाए, वहां पे कंजर्व करते हैं, तो UA प्लस KA बराबर UB प्लस KB। A पॉइंट पे नेचुरल लेंथ है, पोटेंशियल 0, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, x डिस्टेंस कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ m, स्पीड हो गई v/2 का होल स्क्वायर, ये 2 2 2 कैंसिल किए, mv स्क्वायर के एक्स स्क्वायर v/2 का स्क्वायर mv स्क्वायर बाय 4, इस mv स्क्वायर बाय 4 को लेफ्ट साइड लाए, mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाय 4 बन गया 3/4 mv स्क्वायर, तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आया 3mv स्क्वायर बाय 4 x स्क्वायर, तो ये 4 का आंसर।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 as shown. Block is displaced by x towards right and released. Velocity of the block when it is at x by 2. तो हमने नोट्स में पढ़ा है इस तरह से स्प्रिंग को रखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा, नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। इसको अगर मैं x डिस्टेंस राइट साइड ले जाने की बात कर रहा हूं तो K2 स्प्रिंग में हमारा लेट्स से कहा जा सकता है कंप्रेशन x का हुआ है तो K1 स्प्रिंग में x का स्ट्रेचिंग हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज का चलता है, दैट इज K1 प्लस K2। यहाँ से टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर स्प्रिंग पेंडुलम में हम जानते हैं m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट होता है लेट्स से k1 प्लस k2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा करके। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आगे निकल के k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे बोला गया है जब x डिस्टेंस ले गए तो यहाँ पे कहा जा सकता है जो इसका एम्पलीट्यूड हो गया वो x हो गया। नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम से जितना पहले ले जाओगे उतना ही ऑसिलेट आगे x करेगा तो पीछे भी x ही करेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं वेलोसिटी एट पोजीशन ऑफ लेट्स से फंक्शन ऑफ पोजीशन हम जानते हैं एसएचएम में v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एसएचएम में बताया जाएगा। तो v वेलोसिटी पूछी गई है, ओमेगा हम लिख रहे हैं यहाँ पे रूट अंडर k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m, और एम्पलीट्यूड इस एसएचएम का है लेट्स से x करके। और पूछा गया है जब वो x बाई 2 पोजिशन पे है तो स्पीड बताई जाए। तो x डिस्टेंस हो गया लेट्स से x बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई रूट अंडर बन के k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m, और ये ब्रैकेट खुलेगा, ये आया निकल के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय कहा जा सकता है 4। तो ये पार्ट तो हो गया 3 बाई 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m करके। तो हमारी स्पीड इस पोजीशन x बाई 2 पोजीशन पे इसकी स्पीड आई रूट अंडर लिखी जा सकती है एज 3 बाई 4 इंटू k1 प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m करके। तो ये तो x डिस्टेंस पे अगर स्ट्रेच की है उसके बाद x बाई 2 पोजिशन पे स्पीड कितनी होगी, एसएचएम कॉन्सेप्ट से हमने बी आंसर कह दिया। अब इसी को हम लेट्स से वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट से मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्व करें, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो उस पोजीशन पे एक x पे और एक x बाई 2 पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसे निकाला जाए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो अब इसी क्वेश्चन को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। लेट्स से हम बोलते हैं कि ये जो मास m जो था जिसमें दोनों साइड से स्प्रिंग लगी हुई थी, तो ये पोजीशन है आपका लेट्स से नेचुरल लेंथ। अब यहाँ बोला गया है कि इसे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और सिमिलर वे में यहाँ पे एक और स्प्रिंग लगी हुई है। तो अगर इसे मैं x डिस्टेंस लेट्स से कंप्रेस करता हूँ राइट साइड ले जाके, तो यहाँ पे कंप्रेस करने पे अब ये जब x बाई 2 पोजिशन पे जब आएगा ये मास, तो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी। अब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो यहाँ स्पीड 0 और यहाँ पे कुछ स्पीड होगी v करके। तो हम क्या करते हैं इस पोजीशन A और इस पोजीशन B पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं UA प्लस KA मेरा बन गया UB प्लस लेट्स से लिखा जा सकता है KB। अब A पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट 0 है और ए पोजीशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर। इसका इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से x है। एंड सिमिलर वे में कहा जा सकता है बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ऑफ k इंटू इलोंगेशन x बाई 2, तो हाफ k x बाई 2 होल स्क्वायर। और
काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे, बॉडी मास है m तो हाफ एम वी स्क्वायर कह दिया जाए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो पहला चीज 2 कैंसिल किए तो ये बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इस के एक्स बाई टू होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाया जाए, के एक्स स्क्वायर बाई 4, ये बना हुआ है एम वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके एम वी स्क्वायर मेरे पास आ गया 3/4 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई रूट अंडर 3k एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू एम। और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला सीरीज का चलते हुए k1 प्लस k2, तो यहाँ पे लेट से लिखा जा सकता है 3 टाइम्स k की जगह लिख दिया k1 प्लस k2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया 4m का रूट अंडर, दैट इज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 cubic meter in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? तो यहाँ पे पहली चीज इफिशियंसी 30% है। इफिशियंसी मतलब कहलाता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू 30%, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे बोला गया है पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 cubic meter in 15 मिनट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टैंक है जिसमें पानी भरा जाना है वो टैंक लेट्स से उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है एज 30 cubic meter उसका वॉल्यूम है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो टैंक है ये ग्राउंड से जहाँ से पानी को पंप करना है वो हाइट दे रखी है 40 मीटर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड, तो आउटपुट पावर के लिए हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर बन जाएगा mgh वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब मास की बात करें 30 क्यूबिक मीटर के करस्पॉन्डिंग कितना पानी का वेट होगा, हम बोल सकते हैं एक लेट्स से क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर। कन्वर्जन हम जानते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये हम कन्वर्जन जानते हुए हम यहाँ बोल सकते हैं कि लेट्स से वाटर की डेंसिटी भी हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आप वाटर की डेंसिटी अगर बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है हमारा 1000 kg पर क्यूबिक मीटर कह दिया जाए या फिर आपका 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कह दिया जाए। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर बात करें m, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास इंटू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास है लेट्स से 1000 kg पर क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम भी क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर कैंसिल करते हुए ये निकल के आ गया 30,000 kg। तो मास हमारे पास आ गया 30,000 करके, g की वैल्यू 10, हाइट क्वेश्चन में है 40 मीटर, पानी को 40 मीटर हाइट है ना टंकी पे चढ़ाना है और कितना टाइम में बोला गया है इन 15 मिनट्स। तो टाइम हो गया 15 मिनट्स, इसे सेकंड में ले जाते हुए इंटू 60 कर दिया जाए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हुए हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा लेट्स से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में 15 इंटू 60 बन जाएगा हमारे पास 15 इंटू 6 90, तो 30 यहाँ पे 3 से कैंसिल करेगा तो ये बना न्यूमरेटर में 40,000 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में निकल के आया 3। दिस इज द आउटपुट पावर दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये पड़ा हुआ है 30/100 इज 3/10। तो यहाँ से हमारा जो पावर होना चाहिए उसका लेट्स से पंप का ये कहा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 40,000 इंटू 10 हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 करके। अब इसे हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये 1000 तो किलोवाट बन जाएगा, तो ये
लेट्स से जो पावर होना चाहिए उसका दैट इज 400/9 किलोवाट। अब इसे डिवाइड करते हैं, 9 4 जा 36, फिर 40 आएगा, तो 40 आएगा मतलब लेट्स से 9 4 जा 36, तो 44.4 किलोवाट ये हमारा आंसर होगा। जी की वैल्यू 9.8, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो दिया हुआ है दैट इज 43.6 किलोवाट करके आ जाता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोला गया 40 मीटर पानी 30 क्यूबिक मीटर टैंक में चढ़ाने के लिए ये पूछा गया है पंप का पावर कितना होना चाहिए। तो इफिशियंसी दे रखी है दैट इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर की इफिशियंसी 30% दैट इज 30/100 3/10। तो आउटपुट पावर हम कह सकते हैं वर्क डन बाय टाइम। तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, mgh पंप को काम करना पड़ेगा। मास बात करें, डेंसिटी वाटर की 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम है 30 क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर डेंसिटी भी क्यूबिक मीटर में ये आया मास। तो 30,000, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 40, टाइम है 15 मिनट सेकेंड में ले गया। ये आउटपुट पावर, इस आउटपुट पावर को यहाँ रख दिया जाए तो इनपुट पावर हमारे पास आ गया ये रहा। ये 6 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इंजन पंप्स अप 100 kg of water through a height of 10 meter in 5 seconds. If efficiency is 60%, find out power of the engine. जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का ही है। तो एफिशिएंसी कही जा सकती है आउटपुट बाय इनपुट, और एफिशिएंसी गिवन है एज 60%, दैट इज 60/100, और आउटपुट पावर किसके बराबर होगा वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क कह सकते हैं पानी को चढ़ाना है तो h हाइट चढ़ाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा mgh। मास दिया हुआ है 100 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 मीटर, इन बोला गया है 5 सेकेंड, तो ये आएगा आपका 2000 वाट करके। आउटपुट पावर हो गया 2000 वाट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज 6/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनपुट पावर ये आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 6 वाट करके, दैट इज 20 बाय हम कह सकते हैं 6 और 1000 वाट को किलोवाट लिख दिए, 63.3 हमारा बन के आ गया किलोवाट। सिंपल, हमने वर्क बाय टाइम। क्वेश्चन में यहाँ बोला है एच हाइट दैट इज 10 मीटर, 100 kg वाटर 5 सेकेंड में ले जाना, इफिशियंसी 60%, पावर ऑफ इंजन, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इफिशियंसी 60% दैट इज 6/10, आउटपुट पावर होता है वर्क बाय टाइम mgh/t, मास है 10, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, हाइट 10 दिया हुआ है और टाइम है 5 सेकेंड। 2000 आया, पुट किया, सिंप्लीफाई करके पावर ऑफ द इंजन आ गया 3.3 किलोवाट। ये रहा 7 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट।